Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के 19वें सत्र के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की। यानी जो इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस के बारे में हमारी जो विचार हैं या हमारी जो जानकारी है वो शुरू से ही इतनी ज़्यादा उसको लेकर के हमारे अंदर कौतूहल रहे हैं, और उसके बारे में जानने को लेकर के या उसकी परीक्षण को लेकर के सबसे ज़्यादा हमारे अंदर एक हमेशा से एक उत्सुकता रहती है सभी के अंदर। चाहे वो हम कह लें आम जीवन में माता पिता हों, वो अपने बच्चे की बुद्धि के बारे में कुछ विचार रखते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वो उसके बारे में एश्योर होना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा है कि हम बुद्धि को लेकर के यानी इंटेलिजेंस के बारे में इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों होते हैं, और ऐसा क्या है इंटेलिजेंस के बारे में जो हमें इतना आकर्षित करता है। तो इन सभी प्रश्नों को आज हम अपने इस सत्र में इसकी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और अपने इस चर्चा को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें एक चीज़ तो हमें सर्वप्रथम समझनी है, और वो ये है कि बुद्धि जो है वो एक प्रकार का महत्वपूर्ण गुण है मानवों का। क्योंकि बुद्धि का जितना स्तर मानवों के पास है, या जितनी विकसित जो बुद्धि है जो मानवों को प्राप्त है, उतनी शायद किसी भी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी दूसरे अन्य जीव के पास उतनी बुद्धि या उस मात्रा में बुद्धि उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित है, और यही कारण है कि जो हमने एक ताना बाना बुना है वो समाज का, और हमारे जो सराउंडिंग्स में हमने जितनी एडवांसमेंट्स की हैं, और हम जितने बेहतर तरीके से अपने समाज के साथ एडेप्ट कर रहे हैं और उसमें हम ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब हमारी बुद्धि का ही नतीजा है। यानी जो हमारी इंटेलिजेंस, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है ओवरऑल, वैसे तो ये उसका नतीजा है, परंतु हमारी बुद्धि उसमें से स्टैंड आउट करती है। और वो इसलिए भी स्टैंड आउट करती है कि कहीं ना कहीं जो बुद्धि जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, उसमें सबसे ज़रूरी जो उसके साथ हम जो चीज़ जोड़ कर देखते हैं वो है हमारी सफलता। यानी कि हम हमेशा से ये मानते आए हैं, और आप अगर कभी भी किसी से ये बात करेंगे तो वो व्यक्ति भी जब चर्चा में आप उनसे इस बात को उठाएंगे कि वो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में क्या राय रखते हैं, कि क्या जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो सफल भी होगा, तो अगर आप ये सहज प्रश्न किसी से भी करेंगे तो उसका उत्तर आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा। तो इस प्रकार की जो हमारी एक सामान्य धारणा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो बुद्धि को लेकर के एक हमारी सहज जो धारणा है उसमें हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इसके पहले, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रयास करेंगे कि हम इसके बारे में एक दो घटनाओं को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि हमारा जो ये डिस्कशन है इसमें हम जो समझना चाह रहे हैं उसमें ये इवेंट्स हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। और सर्वप्रथम हम एक स्टोरी पे अगर कंसीडर करें कि एक बार एक मैथमेटिशियन, फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम एलन ट्यूरिंग है, उन्होंने वो साइकिल चलाना बहुत पसंद करते थे, और ऐसे में जब उनकी साइकिल में एक बार कुछ कमी आ गई जिसके कारण उनकी साइकिल की चेन बार बार उतर जाती थी, तो उन्होंने उस
परेशानी से निपटने के लिए एक रास्ता अपनाया, और वो रास्ता ये था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। यानी अब वो ये ध्यान देते थे कि कितने पैडल मारने के बाद और किस प्रकार से उनका जो पहिया घूमता है, और उसके जो स्पूक्स हैं यानी जो उसकी तीलियां हैं जब वो घूमती हैं और वो किस पोजीशन में होती हैं, इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हुए उन्होंने ये देखा और पाया कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे चैन की जो लिंक है वो वीक है या ढीली है, और उसकी वजह से वो चैन बार बार उतर जा रही है। और जब इसको उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल के उस पार्ट को, अपनी इतनी सारी कैलकुलेशंस, इतनी मेहनत के बाद उन्होंने उस पार्ट को दुरुस्त किया, यानी उसको रिपेयर कर दिया, और इसके बाद उनकी साइकिल फिर से पहले की तरह हो गई। अब हम इस उदाहरण को जब देखते हैं तो हमें ये एक बार को महसूस हो सकता है कि एलन ट्यूरिंग ने एक बहुत ही लाजवाब काम किया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर उनके सामने एक समस्या थी, उसको एक नए तरीके से, एक अद्भुत तरीके से उसको उन्होंने अप्रोच किया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए उसकी रिपेयरिंग की, उस साइकिल को दुरुस्त किया। लेकिन यदि हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर उन्होंने इतना समय खर्च किया और इतना एफर्ट खर्च किया, जबकि इस प्रकार के एक सामान्य छोटे से काम के लिए एलन ट्यूरिंग ये कर सकते थे कि वो एक साइकिल मैकेनिक के पास जाते, और साइकिल मैकेनिक के पास जाने के साथ साथ वो वहाँ पर उसको ये कहते कि मेरी साइकिल की चैन खराब है, और वो उनकी साइकिल की चैन बहुत हो सकता है 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट में ही उसको ठीक कर देता। तो इस प्रकार से अगर हम इस उदाहरण को देखें तो एक इतने बड़े मैथमेटिशियन को हम क्या माने, क्या वो अपनी इस एफर्ट के बावजूद हम उनको इंटेलिजेंट कहेंगे, या ये कहेंगे कि उन्होंने अपना एफर्ट वेस्ट किया। तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं कि यदि कोई किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटेलिजेंट है या वहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे बाकी लाइफ की डायमेंशंस में भी वो व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी कोई हम कह सकते हैं किसी प्रकार की ये गारंटी नहीं देता, यानी इस चीज़ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इंटेलिजेंस के माध्यम से, या इंटेलिजेंस की जो समझ हमारे पास है कम से कम उसके माध्यम से। इसमें एक और इवेंट मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, और उस इवेंट को हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि वहाँ पर एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जा रहा है, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है और जो उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं वो यही रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसमें बहुत बेहतर है, और वो अपने दोस्तों के साथ भी जब इंटरेक्ट करता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, चाहे वो नए डिस्कशंस करने हों, या वो चाहे उसको अपने एग्ज़ाम्स के जो टेस्ट हैं उसमें उसके अंक आते हों, वो भी बहुत हाई लेवल के आते हैं। और इसके साथ साथ वो जब भी कोई नई जानकारी उसको दी जाती है तो वो उसको बहुत ही अच्छे से ग्रहण करता है, और इस प्रकार की चीज़ें जब वो कर लेता है, यानी वो बच्चा, उसको सभी ये मानते हैं कि वो एक बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट बच्चा है, एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। परंतु उसको इसके बाद आगे चल के ये ऑब्जर्व किया गया कि इस बच्चे ने अपने जीवन में आगे जाने के बाद उसका जो रास्ता था, जिस रास्ते पे वो अपने जीवन में चल पड़ा, वो कहीं ना कहीं वहाँ से डिविएट हुआ, और उसकी इंटेलिजेंस इतनी हाई लेवल की होने के बावजूद, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होने के बावजूद, वो जीवन में सक्सेसफुल बनने के बजाय वो दूसरी दिशा में चला गया। या यूं कह लें कि वो बच्चा आगे चल के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हुआ जिसकी वजह से उसकी लाइफ को हम एक मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिशा में चली गई। सक्सेसफुल होना तो दूर की बात है, वो बच्चा अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का उसने सामना किया। तो इस तरह का जो उदाहरण है हमारे सामने, और ये अगर आप हो सकता है आपके आम जीवन में ये उदाहरण आपको देखने को न मिले या मिल भी सकता है, परंतु इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं मौजूद, और इनसे ये समझ आया, और इनसे इस बात को दोबारा से उठाया गया कि क्या इंटेलिजेंस हमारी सफलता का एक परिचायक है, क्या इंटेलिजेंट होना ही सफल होने की निशानी है या उसकी गारंटी है। तो इन सभी प्रश्नों का जब हम इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं या इनको जब ऑब्जर्व किया गया, तो उसके आधार पे ये देखा गया कि व्यक्ति का इंटेलिजेंस
जिसको हम अभी तक इंटेलिजेंस मानते हैं वो अपने आप में सक्सेस की गारंटी तो नहीं है, परंतु हाँ, यदि अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई है, तो ज़रूर इससे हम उसकी फ्यूचर सक्सेस को कुछ हद तक या बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसकी ओवरऑल एकेडमिक सक्सेस, उसकी ओवरऑल जो उसकी ऑक्यूपेशनल सक्सेस और उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी वो ज़रूर बेटर होगी और हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं बहुत हद तक, परंतु उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। यानी हम उसको लेकर के एश्योर नहीं हो सकते और 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उदाहरण अभी मैंने आपको दिए इनमें कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें, दूसरे एस्पेक्ट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट जो शुरू में मैंने आपको बताया वहाँ पर हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, और दूसरा एस्पेक्ट जहाँ हमने बताया वहाँ पर व्यक्ति अपनी लाइफ से जो उसका एडजस्टमेंट है और उसमें उसका जो खुद को लेकर के जो उसका अपने साथ एक बेहतर कह सकते हैं उसकी एडजस्टमेंट है सेल्फ के साथ और अपने सराउंडिंग और अपने कह सकते हैं चैलेंजेस के साथ लाइफ में, और साथ ही साथ जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप और उसके इंट्रापर्सनल अपनी खुद की जो उसकी कह लीजिए अपने साथ जो खुद के साथ जो उसकी अपनी एडजस्टमेंट है, इन सभी प्रकार के जो फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो बाद के समय में इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से एक अलग कॉन्सेप्ट दिया गया और उसमें ये बताया गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी जो जनरल इंटेलिजेंस है, जो जनरल एबिलिटी है, उससे ये अलग प्रकार का हमारे अंदर एक गुण है। और जो व्यक्ति कई बार इंटेलिजेंस में हाई नहीं भी होते, परंतु यदि वो इमोशनल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं तो इस प्रकार के व्यक्तियों में ये पाया गया है कि वो जीवन में सक्सेसफुल रहते हैं, या कम से कम वो अपने जीवन में बहुत सारी उनको सफलताएं प्राप्त होती हैं, या उनका जो ओवरऑल जो लाइफ के साथ एडजस्टमेंट है वो बेहतर होता है। तो इन सभी बातों को जब हम गौर से देखें और इसके बारे में हम विचार करें तो उससे ये हमारा निष्कर्ष निकलता है कि इंटेलिजेंस कभी भी सफलता का एक गारंटी या एश्योरेंस तो नहीं होता, परंतु हाँ, वो उसका एक अच्छा प्रिडिक्टर है, हमारी एकेडमिक सक्सेस का एक अच्छा प्रिडिक्टर है इंटेलिजेंस। और यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है, और वो ये है कि इंटेलिजेंस की जो अध्ययन है या जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो शोध हैं मनोविज्ञान में जो किए गए, उनकी जो शुरुआती दिशा थी वो हम यूँ कह सकते हैं कि वो इस बात पर ज़्यादा केंद्रित नहीं थी कि इंटेलिजेंस क्या है, या इंटेलिजेंस को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, या इंटेलिजेंस किस तरीके से हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जो उसको प्रभावित करती है, तो उस इंटेलिजेंस का अपना नेचर क्या है और हम किस चीज़ को इंटेलिजेंस माने या ना माने। तो इस प्रकार के जो ज़रूरी प्रश्न थे शुरुआत में मनोवैज्ञानिकों ने इसको न पूछ करके, या हम यूं कहें कि इस पर ध्यान न दे करके, जो ज़्यादा फोकस था वो इंटेलिजेंस के मेजरमेंट पे था, यानी कि इंटेलिजेंस के मापन पे। क्योंकि जो हमारी शुरुआती जो कह सकते हैं ज़रूरतें थी या जो चैलेंजेस थे मनोवैज्ञानिकों के सामने, वो शुरुआत में मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के मापन को लेकर के उनके सामने जो चैलेंजेस थे उन्होंने शुरुआत में उस पर फोकस किया, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फोकस हुआ वो स्कूल लेवल की जो सक्सेस है और स्कूल लेवल की जो परफॉर्मेंस है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए और उसको समझने के लिए इंटेलिजेंस को एक ज़रिया माना गया, या इंटेलिजेंस को उसके लिए महत्वपूर्ण माना गया, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंस का अध्ययन या उसकी स्टडीज़ शुरू हुई। तो इसके बाद हम दोबारा बात करेंगे इंटेलिजेंस की परिभाषा की, यानी जो हमने इतनी सारी बातचीत अभी तक की एक टॉपिक के बारे में, तो क्या इंटेलिजेंस में एक कंस्ट्रक्ट के तौर पे या एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के तौर पे क्या हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की बात करते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, और वो समस्या जो लगभग कई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ आती है वो यहाँ इंटेलिजेंस के साथ भी आती है, और वो ये कि हम स्पष्ट रूप से इंटेलिजेंस को क्योंकि वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, तो इसलिए इंटेलिजेंस को मापना हमारे लिए तब तक बहुत मुश्किल है जब तक हम उसकी एक सशक्त परिभाषा, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ना क्रिएट कर लें। जब हम ये श्योर हो जाएं कि यही इंटेलिजेंस है, उसके बाद हमारे लिए उसका मापन करना आसान होगा। परंतु चूंकि इंटेलिजेंस अपने आप में एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जिसको अलग अलग विद्वानों ने
अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है। और इसमें एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि क्यों इतना मुश्किल होता है कभी कभी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स को और इस केस में इंटेलिजेंस को डिफाइन करना। जैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने दिखती हैं हमें, जैसे उसमें एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ग्रेविटी का या साउंड का हम ले सकते हैं। तो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसको हम मेजर कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से और हम उसको बिल्कुल सटीक तरीके से यानी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उसको हम मेजर कर सकते हैं। परंतु साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इस तरीके से फिजिकली मौजूद नहीं होते, उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, इस कारण से उनका जो मेजरमेंट है वो इतना आसान नहीं होता और उसी वजह से उनका डिफाइन करना या उनको समझना और उनकी एक परिभाषा देना इसीलिए मुश्किल हो जाता है कई बार। और इसके लिए हम ये समझ सकते हैं, जैसे अगर हम किसी से कहें कि क्या आप ब्यूटी को यानी सुंदरता को डिफाइन कर सकते हैं, तो या हम उससे ये प्रश्न करें अगर साधारण सा कि आपके लिए सुंदरता क्या है, तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए सुंदरता के मायने या ब्यूटी को वो अलग अलग तरीके से परिभाषित करेंगे या उसके बारे में अलग अलग उनका ओपिनियन या राय होगी। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सही हैं या पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है उसका अपना ओपिनियन बहुत मैटर करता है इस तरह के जब हम विषय की बात करते हैं। तो ऐसे में जब हमारे पास जिस चीज़ का हम अध्ययन करना चाहते हैं या जिस चीज़ को हम परिभाषित करना चाहते हैं, जब वो फिजिकली मौजूद ना हो और हम उसके बारे में फुल श्योरिटी न रखते हों कि वो क्या है, तो इस तरह की समस्याएं अक्सर आ जाती हैं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंस को परिभाषित करने के लिए एक जनरल डेफिनेशन तैयार की है और उस डेफिनेशन में 4 प्रमुख बातें हैं और वो इस प्रकार हैं। इंटेलिजेंस हमारी ऐसी क्षमता है यानी बुद्धि हमारी एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और ज्ञान ग्रहण करने की जो हमारी योग्यता है, उसके साथ साथ हमारी नई परिस्थितियों में हम प्रभावी ढंग से एडेप्टेशन कर पाते हैं और अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान कर पाते हैं। तो हमारी ये जो क्षमता है, ये जो काबिलियत है, इसे हम इंटेलिजेंस की संज्ञा देते हैं या इंटेलिजेंस के तौर पर हम इसे परिभाषित करते हैं। तो इसको हम फिर से देखते हैं कि ये 4 जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजेंस के, ये किस प्रकार से इंटेलिजेंस की परिभाषा में इनको सम्मिलित किया गया है, जिसमें हमारे लिए इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, हम ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं, हम नई परिस्थिति से बेहतर ढंग से अडेप्ट कर पाते हैं और साथ ही साथ हम समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तो हमारी इस प्रकार की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं या बुद्धि के तौर पर परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही साथ जब इस सारी बातचीत के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि इंटेलिजेंस क्या एक मात्र यानी यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है, यानी इंटेलिजेंस कोई एक एबिलिटी है या उसके बहुमुखी आयाम है, यानी मल्टीपल एबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चा है हम आगे अपने जब इंटेलिजेंस से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है कि इंटेलिजेंस एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट है, यानी एक एबिलिटी की बात हो रही है, एक ओवरऑल जनरल एबिलिटी की बात हो रही है, या एक मल्टीपल यानी बहुमुखी एबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो इसके बारे में जो पहली थियोरी हम डिस्कस करेंगे उस थियोरी को चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रपोज किया है और चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी इस थियोरी में 2 तरह के फैक्टर्स को उजागर किया है और इसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की है। और चार्ल्स स्पीयरमैन जब ये बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हमारे पास अगर हम इस डायग्राम की सहायता लें तो चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार हमारा ये जो पोर्शन है इसको उन्होंने जी की संज्ञा दी, स्मॉल जी, और इसको वो जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, जनरल एबिलिटी कहते हैं। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको उन्होंने एस की संज्ञा दी, यानी स्पेसिफिक एबिलिटी की संज्ञा उन्होंने इसको
दी। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये उसको कहते हैं अरिथमेटिक एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी। और स्पीयरमैन का ये मानना है कि हमारी अरिथमेटिक एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी या हमारी म्यूज़िक से संबंधित एबिलिटी या हमारी इसी प्रकार से स्पेशियल एबिलिटी या मैकेनिकल एबिलिटी, ये जितनी भी हमारी इस प्रकार की एबिलिटीज़ हैं ये हमारी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं और ये हमारे लिए या हमारे अंदर इनसे संबंधित एक प्रकार की स्पेसिफिक विशिष्ट इंटेलिजेंस मौजूद होती है। लेकिन इन सभी में एक ओवरलैपिंग पार्ट है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसको स्पीयरमैन बताते हैं कि ये हमारा एक कॉमन यानी जी, स्मॉल जी फैक्टर इसको वो कहते हैं और ये हमारा जनरल इंटेलिजेंस है यानी हमारी जनरल एबिलिटी है जो लगभग हमारे सभी प्रकार के जो इंटेलिजेंस हैं उनमें ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। स्पीयरमैन इस प्रकार से जो अपने सिद्धांत में जी और एस फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर उनके सिद्धांत को मोनार्क सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जिसमें एक पर्टिकुलर एबिलिटी या फैक्टर ज़्यादा प्रभावी है और वो बाकी फैक्टर्स को या बाकी एबिलिटीज़ को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है या उसको गवर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से जो स्पीयरमैन का जो ये सिद्धांत है उसमें जो जी फैक्टर है उसका बहुत महत्व है और इससे संबंधित बहुत सारे जो शोध हुए उनमें ये देखा गया कि हमारे अंदर इस प्रकार की एबिलिटी, एक जनरल एबिलिटी मौजूद है या नहीं, इसको लेकर के जब कुछ शोध हुए तो उसमें ये देखा गया कि जनरल एबिलिटी से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं जब उनके अंकों को या उससे जो अलग अलग जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उसे जब उनके अंकों को जब कोरिलेट किया गया या उनका जब एक ओवरऑल एनालिसिस किया गया तो उसमें ये पाया गया कि उनके सभी स्कोर्स में आपस में बहुत हाई कोरिलेशन है, जो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक जी फैक्टर की मौजूदगी होगी, क्योंकि इस तरह का जो हाई कोरिलेशन अक्रॉस द एबिलिटीज़ मिल रहा है इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस प्रकार की जो एबिलिटी है जो सभी फैक्टर्स को कॉमन रूप से प्रभावित कर रही है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से स्पीयरमैन के इस सिद्धांत को इससे बल मिलता है। और जो एक और उदाहरण जिससे हम इसको समझ सकते हैं वो ये है कि किस प्रकार से अगर हम ये जानना चाहें कि जी फैक्टर की जो मौजूदगी है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो एक तर्क है वो पहला तर्क ये है कि अगर एक एथलीट को हम देखें जो 100 मीटर की दौड़ भी लगाता है, वो साथ ही साथ हाई जंप भी अच्छी करता है और वो साथ ही साथ लॉन्ग जंप भी अच्छी करता है। अब इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है, हमें इस घटना से ये समझना है कि एक एथलीट यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो इन एक्टिविटीज़ को, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उनको जब वो करता है तो वहाँ पर उन सभी एक्टिविटीज़ में वो बेहतर कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो फैक्टर है यानी स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स, उसका जो पैर है उसकी मसल्स इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि और इन तीनों एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं वही मसल्स यूज़ हो रही हैं, इसलिए वो इन तीनों एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से कर पा रहा है। तो इस प्रकार की जो एक एनालॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या किसी का जब इंटेलिजेंस टेस्ट अक्रॉस द उसकी जो अलग अलग एबिलिटीज़ में हम देखेंगे कि उनके सभी के स्कोर आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कोई एक ऐसी जनरल एबिलिटी है जिसकी वजह से उसका स्कोर सभी टेस्ट्स में अच्छा आ रहा है या हाई लेवल का आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जी फैक्टर की मौजूदगी या उसकी प्रेजेंस को हम प्रूफ कर सकते हैं इस सिद्धांत की मदद से। उसके बाद एक और जो टेस्ट्स हुए उसमें ये देखा गया कि, और उसमें हम फिर से एक उसके लिए एक उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये है इसको समझने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में, ये पहले माना जाता था। और इस वजह से हो सकता है कि हमारे अंदर ये जो जनरल एबिलिटी है ये कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग मेमोरी से संबंधित है। हालांकि बाद में इस पर बहुत सारे अलग अलग विचार भी आए
और उसमें से एक इस प्रकार का शोध हुआ जिसमें ट्रेनिंग की मदद से वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की गई, लेकिन उसका असर इंटेलिजेंस पर नहीं मिला। यानी कि अगर वर्किंग मेमोरी हमारे जनरल एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती और उसका उसमें महत्वपूर्ण रोल होता, तो ट्रेनिंग के बाद जब हम वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी इंटेलिजेंस की ओवरऑल कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसा देखा नहीं गया। तो इसके बाद एक और व्यू प्रस्तुत किया गया जी फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो इस प्रकार से था कि जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है, जो हमारी स्पीड है, वो अलग अलग होती है, और जो हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है वो हमारी एक्चुअली में इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड के साथ हमारी जो एबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जी फैक्टर को प्रभावित करती है। यानी जिसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उसका जी फैक्टर उसका उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जी फैक्टर की मौजूदगी होगी, यानी जो उसकी जनरल एबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो जी फैक्टर है वो किस प्रकार से बाकी सभी जो हमारी अदर एबिलिटीज़ हैं उससे वो संबंधित है या उनमें वो उसकी मौजूदगी होती है। तो इसके लिए एक और प्रकार की जो एनालॉजी है हम उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हमारे हाथ हुए या हमारे पैर हुए या हमारे हाथों की उंगलियां हैं, तो किसी व्यक्ति की जब अगर हम राइट हैंड की बात करें और उसके लेफ्ट लेग की बात करें तो उसका अगर दाहिना हाथ लंबा हो रहा है, यानी उसका दाहिना हाथ अगर अनुपात में बड़ा है, तो उसका जो बायां पैर होगा वो भी उसी अनुपात में, उसके शरीर के अनुपात में, उसके हाथों के अनुपात में वो भी बड़ा होगा। यानी इसका अर्थ ये है कि जब भी हमारे शरीर का कोई एक अंग वो बढ़ता है या उसका जो विकास होता है, तो साथ ही साथ हमारे शरीर के और अंगों का भी उसी अनुपात में विकास होता है। यानी अगर हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, हमारे हाथों की उंगलियां बढ़ रही हैं, तो उसके साथ साथ हमारे पैर भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एक एनालॉजी है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि उसी तरह से जो हमारी बुद्धि के लिए जो हमारे रिस्पॉन्सिबल ब्रेन एरियाज हैं उनका विकास भी उसी तरीके से एक कॉमन यानी कि एक यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, और जो फैक्टर्स हमारे एक पर्टिकुलर ब्रेन एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वही फैक्टर्स हमारे ब्रेन के दूसरे एरियाज की डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो जनरल एबिलिटी है उसके फेवर में या उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये रीजंस दिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर स्टडी का मैं आपसे जिक्र करूँगा, जिसमें एक स्टडी की गई जो केन्या में कुछ बच्चों पर, कुछ स्कूली बच्चों पर ये स्टडी की गई, और वहाँ पर ये देखा गया कि हर्बल जो मेडिसिन है यानी ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन की जो नॉलेज है उसको लेकर के और बच्चों को उनके एकेडमिक टेस्ट यानी उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाला गया, और ये देखा गया कि वो उनके इन दोनों एबिलिटीज़ में कोरिलेशन जो है वो बहुत लो आ रहा था। यानी जब वो बच्चे एकेडमिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन की जो नॉलेज है उसकी टेस्टिंग में वो काफ़ी लो स्कोर कर रहे हैं, और जिन बच्चों का ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन की टेस्टिंग में स्कोर हाई आ रहा है वो बच्चे ओवरऑल एकेडमिक टेस्ट में उनका स्कोर लो आ रहा है। और ये यहाँ पर आपको बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि इसके अलावा ये एक एक्सेप्शन है इस प्रकार की जो स्टडीज़ हैं, इसके अलावा ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए अक्रॉस द जितने भी साइकोलॉजी की फील्ड में जो इस प्रकार के जो इस थियरी को टेस्टिंग के लिए जो जनरल मेंटल एबिलिटी की प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट किए गए, उसमें ओवरऑल ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जो हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी है वो ओवरऑल हमारे एकेडमिक अचीवमेंट या एकेडमिक टेस्ट और हमारी जो दूसरी एबिलिटीज़ हैं उनसे बहुत हाईली कोरिलेट करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चार्ल्स स्पीयरमैन का जो ये सिद्धांत है ये एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत है, लेकिन इसकी जो आलोचना है वो ये है कि उन्होंने अपने इस सिद्धांत को बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। यानी इंटेलिजेंस वास्तव में इतनी एक आसान या एक इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है या एक ऐसी एबिलिटी नहीं है जिसको स्पीयरमैन ने जिस तरीके से बताया। और इसके एक अगले जो थ्योरी की हम बात करेंगे वहाँ से हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है यानी हमारे अंदर
बहुत कई प्रकार की एबिलिटीज़ हैं। इसका जो प्रपोज जो किया था, वैसे शुरुआती दौर में इसको थर्स्टन ने प्रपोज किया था और उनकी थियरी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम एक प्रभावशाली मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी जो हार्वर्ड गार्डनर ने जिसको प्रपोज किया है, हम पहले उसकी बात करेंगे। और गार्डनर ने यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 प्रकार के इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की, और साथ ही साथ इसमें गार्डनर ने एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी जोड़ा अपने इस सिद्धांत के साथ कि हमें मनोविज्ञान में ऐसे फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जो एक्सट्रीम पर मौजूद हैं, यानी कि हमें उन व्यक्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए जो या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हाईली इंटेलिजेंट हैं, और या फिर ऐसे व्यक्ति जो कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड यानी कि बहुत लो लेवल के इंटेलिजेंस पर वो होते हैं। तो हमें ऐसे एक्सट्रीम्स की स्टडी भी करनी चाहिए ताकि हम इंटेलिजेंस के फिनोमिनन को या इंटेलिजेंस की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि ज़्यादातर जो शोध होते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स लिए जाते हैं या जो जिन लोगों पर यह अध्ययन किया जाता है वो ज़्यादातर एवरेज पॉपुलेशन होती है, यानी कि वो ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करेंगे तो उसमें वो सेंटर में पाए जाते हैं, यानी हम जनरल पॉपुलेशन की ज़्यादा स्टडी करते हैं। और ऐसे में जो इंटेलिजेंस का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसकी हम एक पूर्ण समझ नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो एक्सट्रीम एंड्स पे जो लोग मौजूद हैं जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम इस प्रकार की समझ बनाने में हमें समस्या होगी। तो इस तर्क के साथ हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी जो स्टडीज़ की, जो अपना उन्होंने अध्ययन किया, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि हमारे अंदर 9 प्रकार की अलग अलग एबिलिटीज़ मौजूद हैं और इन एबिलिटीज़ का आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। जिस प्रकार से स्पीयरमैन ने प्रपोज किया था कि हमारी जो ओवरऑल जो एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी, वो हमारे लगभग सभी प्रकार की जो एबिलिटीज़ हैं उसमें वो मौजूद होती है या उसका रोल होता है उसमें, और हमारे अंदर अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती हैं। लेकिन गार्डनर का ये कहना था कि हमारी हर जो एबिलिटी है यानी इंटेलिजेंस की जो हमारी एबिलिटी है वो अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग होती है, और इस तरह से उन्होंने 9 प्रमुख इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ को पॉइंट आउट किया। और उनका ये मानना था कि जब हम प्योरली किसी इंटेलिजेंस एबिलिटी का एक ऐसा टेस्ट बना पाएं जिससे हम केवल उस एबिलिटी को अगर टेस्ट करें तो हम ये पाएंगे कि ये जो हमारी एबिलिटीज़ हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं करती, यानी कि ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है, और ये अलग अलग फैक्टर्स से यानी अलग अलग इंटेलिजेंस इनकी मौजूद है हमारे पास। तो इस प्रकार से, और हार्वर्ड गार्डनर के इस सिद्धांत से उनके 9 जो उन्होंने इंटेलिजेंस के लेवल प्रपोज किए या इंटेलिजेंस की जो एबिलिटीज़ उन्होंने प्रपोज की, उसकी चर्चा करने से पहले मैं एक और यहाँ पर आपको इससे जुड़ा हुआ तथ्य बता दूँ कि हार्वर्ड गार्डनर की जो ये क्लेम है, ये हालांकि ये बहुत हमें सुनने में कन्विंसिंग लगते हैं, लेकिन इसको जब टेस्टिंग के द्वारा या ओवरऑल एक स्टडी जब इस पर कई स्टडीज़ की गई तो उसमें ये रिजल्ट जो हार्वर्ड गार्डनर ने क्लेम किया वो नहीं मिला। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उसके पूर्व, यानी अभी मैंने आपको ये बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर ने इसका जो तर्क दिया या इसके लिए जो उन्होंने उत्तर दिया वो ये था कि हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ मौजूद हैं उनको टैप करने के लिए या उनको मेजर करने के लिए जो हमारे पास तरीके उपलब्ध हैं या जो हमारे पास स्केल्स या जो भी टेस्ट हम डिज़ाइन करते हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं बायस्ड टेस्ट हैं, या यूं कह लें कि वो एक ही एबिलिटी को बार बार टैप करते हैं, और एक प्योर इंटेलिजेंस की एबिलिटी को टैप करने के लिए हमारे पास इस तरह के टेस्ट अभी नहीं हैं। तो गार्डनर ने अपने इस सिद्धांत के बचाव में ये तर्क दिया था। अब यहाँ पर जो 9 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात हार्वर्ड गार्डनर करते हैं उसमें पहला है वर्बल या लिंग्विस्टिक टेस्ट, और वर्बल और लिंग्विस्टिक टेस्ट की जो एबिलिटी है यानी वर्बल जो एबिलिटी है उसमें गार्डनर का मानना है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके जो कह सकते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे जो बेहतर स्पीकर होंगे या बेहतर लेखक होंगे, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो
उनको गार्डनर ने कहा कि इस तरह के लोगों में ये पर्टिकुलर एबिलिटी हाई लेवल होती है। और इसके बाद उन्होंने म्यूजिकल एबिलिटी की बात की। म्यूजिकल एबिलिटी की बात करते हुए गार्डनर बताते हैं कि म्यूजिकल एबिलिटी जिन लोगों में हाई होती है या इस प्रकार की एबिलिटी जिनके अंदर होगी वो अच्छे म्यूजिशियन, यानी कि वो म्यूजिकल एबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी। और इसके बाद जब वो लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो गार्डनर कहते हैं कि इस तरह के लोग अमूमन उनको हम देखेंगे यदि उदाहरण के लिए तो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जो या इंजीनियर्स, इनकी हम बात करें तो इस तरह के जो लोग हैं वो उनके अंदर ये एबिलिटी बढ़ी हुई होती है या उनके अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद विजुअल स्पेशियल जो एबिलिटी है उससे संबंधित हावर्ड गार्डनर का कहना है कि ये हमारी जो स्पेस में जो चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका क्या ओरिएंटेशन है, उसके बारे में जो हमारी एबिलिटी होती है, उसको समझने की जो हमारी क्षमता है, ये उसके बारे में है। और इसको हम मान सकते हैं कि जो पायलट्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी हाई लेवल की होती है। और बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी की जब गार्डनर बात करते हैं तो उनका मानना है कि हमारी ऐसी एबिलिटी जिसमें हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, और इस प्रकार की जो एबिलिटी होगी वो डांसर्स में या एथलीट्स में ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे जिम्नास्ट हुए या इस प्रकार के जो एथलीट होते हैं उनके अंदर, या जो डांसर्स हैं उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक जो एबिलिटी होगी वो हाई होगी। इसके बाद गार्डनर बात करते हैं इंटरपर्सनल एबिलिटी की, यानी इस प्रकार की एबिलिटी से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि ये व्यक्ति के दूसरों के साथ वो कैसे बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठाते हैं, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, लोगों के साथ किस प्रकार से वो कनेक्टेड रहते हैं, जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात होती है। तो इस प्रकार के जो लोग होंगे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने इसके उदाहरण के लिए कहा कि जो साइकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या साइकोलॉजी के जो टीचर्स या प्रोफेसर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अंदर ये एबिलिटी बेहतर होती है, और मैनेजर्स के अंदर भी ये एबिलिटी बेहतर होती है, यानी उनके अंदर इंटरपर्सनल एबिलिटी ज़्यादा मौजूद होती है। इसके बाद वो बात करते हैं इंट्रापर्सनल एबिलिटी की, और इंट्रापर्सनल एबिलिटी उन लोगों के अंदर, या इसको हम कहेंगे कि जब व्यक्ति खुद में अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाता हो, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, और ये हम देख सकते हैं कि ये उन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है जो पीपल ओरिएंटेड जॉब्स करते हैं। जैसे कोई केयर सेंटर में अगर कोई जॉब कर रहा है या किसी ऐसे जगह पर वो जॉब कर रहा है जहां उसे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना है या ज़्यादा उनसे उसे इंटरेक्ट करना है, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके अंदर इंट्रापर्सनल एबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। और इसके बाद दो और तरह की एबिलिटीज़ की उन्होंने बात की गार्डनर ने। इसमें एक है नेचुरलिस्ट, यानी कि ऐसे लोग जो वातावरण के जो चीज़ें हैं, जो नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में जो उनकी अवेयरनेस है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या खेत खलिहान हों, और इस तरह के लोगों को उन्होंने कहा कि ये फार्मर्स हो सकते हैं, बॉटनिस्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होंगे उनके अंदर नेचुरलिस्ट जो एबिलिटी है वो हाई लेवल की होगी। इसके बाद वो बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट एबिलिटी की, और ये इस प्रकार की एबिलिटी है जिसको वो मानते हैं कि जब हम बिगर पिक्चर की तरफ देखते हैं, या हमारी वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम ह्यूमन बींग्स के जो सामने जो बड़े प्रश्न हैं जब उनकी बात करते हैं या जब उन पर हमारा ध्यान जाता है, जैसे कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, या हमारे जो सोर्सेज हैं, या हमारी लाइफ और डेथ के बारे में जब हम बड़े बिगर पिक्चर की जब बात करते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको गार्डनर कहते हैं कि फिलोसोफर्स को वो इस श्रेणी में रखते हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी हायर होती है, यानी उनके अंदर इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गार्डनर ने कहा कि हमारे अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ मौजूद हैं, और उससे संबंधित उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये हमारी ओवरऑल जनरल एबिलिटी से अलग हैं। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो म्यूज़िकल एबिलिटी है, हम ये पाएंगे
कि बहुत सारे लोगों में जो वैसे हमारे नज़र में अगर हम उनकी टेस्टिंग करें या जब हम उन्हें ऑब्जर्व करें तो वो हाईली इंटेलिजेंट प्रतीत होंगे या उनका स्कोर भी बहुत ज़्यादा आएगा, परंतु उनके अंदर म्यूजिकल एबिलिटी नहीं होगा। और इस प्रकार से गार्डनर के जो ये सिद्धांत है इसमें कहीं ना कहीं एक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही होता हुआ हमें दिखता है। परंतु इसके अलावा जो ज़्यादातर जो एबिलिटीज़ हैं, जैसे हम अगर वर्बल एबिलिटी की बात करें या लॉजिकल एबिलिटी की बात करें, इस प्रकार की जो एबिलिटीज़ हैं या स्पेशियल या विजुअल एबिलिटी की बात करें, तो ये ज़्यादातर एबिलिटीज़ में कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन दिखता है और हाई कोरिलेशन मिलता है इनके स्कोर्स में। जैसा कि गार्डनर ने क्लेम किया कि अगर इन एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाए तो ये आपस में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगी। तो इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसका जो स्कोर मिला, इस तरह के जो टेस्ट हैं जिनमें इन एबिलिटीज़ को टेस्ट किया गया, उनमें इन एबिलिटीज़ में जो स्कोर मिले वो काफ़ी कोरिलेटेड मिले, जिससे कहीं ना कहीं फिर से ये डाउट उत्पन्न होता है कि जो गार्डनर कहते हैं कि हमारे अंदर जो अलग अलग एबिलिटीज़ हैं और वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उस चीज़ को, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसके साथ ही साथ ये फिर भी एक बहुत प्रभावशाली हम कह सकते हैं कि थियरी है इंटेलिजेंस की। अब इसके बाद हम जो अगली थियरी की चर्चा करेंगे वो थियरी प्रपोज की है कैटल ने, यानी रेमंड कैटल ने इस थियरी को प्रपोज किया है। और जैसा यहाँ पे आप शीर्षक में देख रहे हैं, यहाँ पर 3 नाम आप देख रहे हैं। तो शुरुआती इसमें जो इस सिद्धांत को प्रपोज किया था वो रेमंड कैटल ने प्रपोज किया था, और उसको आगे चल के उनके जो स्टूडेंट हैं हॉर्न, उन्होंने उसको और आगे उस स्टडी को कंटिन्यू करके उस जो उनके मॉडल को और ज़्यादा उसको विस्तार दिया, उसमें और कंपोनेंट्स को जोड़ा। और यहाँ पर एक और रोचक बात है कि रेमंड कैटल जो हैं वो स्पीयरमैन के स्टूडेंट थे और हॉर्न जो हैं वो कैटल के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने उसी कार्य को और आगे बढ़ाया। और यहाँ पर कैटल 2 तरीके के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और दूसरा फ्लूइड इंटेलिजेंस। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को इन्होंने एक आइस क्यूब की संज्ञा दी, यानी हमारा एक ऐसा इंटेलिजेंस जो फिक्स्ड है, और इन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस को वाटर की संज्ञा दी। ये आपके समझने के लिए ये बेहतर है ये जो एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्लूइड इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसको पानी की तरह समझें, और जब हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हम उसको आइस क्यूब की तरह समझें। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो जिस बर्तन में जाएगा वो उसकी शेप ले लेगा, यानी कि वाटर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसमें नई चीज़ के अनुसार ढलने की जो काबिलियत है वो वाटर में ज़्यादा है, जबकि जो आइस है या आइस क्यूब है वो फिक्स है और उसका साइज़ चेंज नहीं होता, यानी उसका निर्माण हो चुका है, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो इस तरीके से जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं हमारी वो एबिलिटी है जिससे हम नई चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को ग्रहण करते हैं। और जो हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो हमारी एक्वायर्ड इंटेलिजेंस है, या जिस चीज़ को हम ऑलरेडी ग्रहण कर चुके हैं या डेवलप कर चुके हैं, या हमारे ऐसे स्किल्स जो हमारे अंदर बन चुके हैं या फॉर्म हो चुके हैं, वो हमारे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के फॉर्म में हैं। और हमारी ऐसी एबिलिटी जो अभी जिसकी वजह से हम नई चीज़ें सीख पाते हैं और नए तरीके से हम परिस्थितियों को देख और समझ पाते हैं, उनका हम कह सकते हैं कि उनको हम सॉल्व कर पाते हैं, ये जो हमारी एबिलिटी है ये हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस में कैटेगराइज की गई है। और इसी के साथ इसको समझने के लिए, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो उसका जो स्तर है वो 20 वर्ष की आयु तक ये माना जाता है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो बाय द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी 20 साल की उम्र तक फ्लूइड इंटेलिजेंस अपने पीक पर पहुंच जाता है। और इसके साथ ही साथ उसके आगे जो हमारे जीवन में फ्लूइड इंटेलिजेंस का स्तर लगभग समान रहता है, और वो एज के साथ, यानी वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग वो एज हो सकती है, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्लाइन करता है, यानी
हो सकता है किसी व्यक्ति में 60 वर्ष या किसी व्यक्ति में 70 वर्ष, यानी हम इसको कहें कि विद ओल्ड एज और एजिंग के साथ, यानी उम्र बढ़ने के साथ फ्लूइड इंटेलिजेंस में लेटर स्टेज में गिरावट देखी जाती है। और इसका कारण ये भी बताया जाता है कि जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ओवरऑल जो डिग्रेडेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो क्रिस्टलाइज्ड हमारी इंटेलिजेंस है उसको ये माना जाता है कि वो एक बार सीखने के बाद हमारे पास मौजूद रहती है, और जो इस प्रकार की जो हमारी एबिलिटी है या इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल जो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आगे गिरावट होती है उसको ये रिकवर करती है, क्योंकि अनुभव के तौर पे और हमारे पास ऑलरेडी जो एक्वायर्ड स्किल हैं या ऐसी इंटेलिजेंस जो हमने पहले से एक्वायर कर ली है, उस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो हमारे पास मौजूद रहती है। और इसीलिए ओल्ड एज जो पॉपुलेशन होती है उसके पास क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके पास अनुभव आधारित जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होता है। अब इसको आगे चल के इस प्रपोजल को, हालांकि इस प्रपोजल के साथ एक जो इसको हम कह सकते हैं कि जितनी स्पष्टता से यहाँ पर हमने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को और फ्लूइड इंटेलिजेंस को अलग अलग किया है सिद्धांतिक तौर पर, वो वास्तव में जब टेस्टिंग की जाती है तो इसमें बहुत ओवरलैपिंग दिखती है। और इतनी स्पष्ट जो यहाँ पर उसको कह सकते हैं कि अलग अलग बताया गया है, और वो अलग अलग हमें समझने में भी आसानी हो रही है सैद्धांतिक तौर पर, वो वास्तविकता में जब टेस्टिंग की जाती है तो इतना स्पष्ट अंतर वहाँ देखने को नहीं मिलता। लेकिन आगे चल के इसको जॉन हॉर्न और जॉन कैरल ने इसको आगे चल के इसमें बहुत सारे आयाम जोड़े, और इसमें से जॉन हॉर्न ने जो डायमेंशंस इसमें ऐड किए एबिलिटी के यानी इंटेलिजेंस के, उसमें विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मेमोरी, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, रिएक्शन टाइम, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड रीडिंग राइटिंग स्किल्स, इन कंपोनेंट्स को उन्होंने इसमें जोड़ा। और आगे चल करके जॉन कैरल ने इसमें और ज़्यादा एबिलिटीज़ की इसमें बात की, और इसको एक ब्रॉडर डायमेंशन के तौर पर उन्होंने पेश किया, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने 16 टाइप्स ऑफ ब्रॉड एबिलिटीज़ की बात की है। ऐसी एबिलिटीज़ जो हमारे ब्रॉडर एबिलिटीज़ यानी हमारी ब्रॉडर एक्टिविटीज़ को वो कवर करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, और हमारी नैरो एबिलिटीज़ जो 70+ के आसपास हैं वो जो हमारे कुछ स्पेसिफिक यानी हमारी एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल प्रपोज किया है, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड एंड एम्पेरिकली हम कह सकते हैं सपोर्टेड इंटेलिजेंस की थियरी है। तो इस तरीके से कैटल, हॉर्न और कैरल यानी CHC मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है, जो शुरुआत में कैटल ने प्रपोज किया था, उसको बाद में हॉर्न और कैरल ने उसको और आगे डेवलप किया और इस मॉडल को उन्होंने प्रपोज किया। इसके बाद हम रॉबर्ट स्टैनबर्ग द्वारा जो ट्रायर्किक सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे, और इसमें उन्होंने एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की है। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ये कहना है कि हमारे अंदर ये 3 प्रकार की एबिलिटीज़ हैं यानी इंटेलिजेंस मौजूद हैं, यानी 3 टियर स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो एग्जाम्पल इसके लिए देते हैं वो बड़ा ही रोचक है, और सर्वप्रथम मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल रखूँगा, उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है या क्रिएटिव इंटेलिजेंस है या जो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ये क्या है। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस को हम इस तरह से समझें कि ये हमारी एकेडमिक जो एबिलिटी है उसकी बात करते हैं हम यहाँ, जो हमारी कहीं ना कहीं जो हम पढ़ते हैं या जो हमारी स्टडीज़ से रिलेटेड हैं उन चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी उस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, हम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम किस तरीके से हम नॉवेल वे में हम अपनी चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, या हम नॉवेल तरीके से यानी नए तरीके से हम कैसे कोई नई चीज़ का निर्माण करते हैं, तो ये हमारे क्रिएटिव इंटेलिजेंस को दर्शाता है। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं
तो ये हमारे उस पहलू को दर्शाता है कि कैसे हम उन समस्याओं को जो हमारे लिए न्यू हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं, हम उसको कैसे अपने एक्शंस के आधार पर और अपने अप्रोच के आधार पर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार का अप्रोच की वो बात करते हैं। और अगर हम इसके लिए उदाहरण लें और यदि हम इसके लिए ये कहें कि एक एक्सपेरिमेंट अगर किसी को डिज़ाइन करना है और किसी को एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, तो उससे संबंधित जो उसकी इंटेलिजेंस है उसमें अलग अलग जो इंटेलिजेंस का क्या क्या रोल होगा, जैसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा हमें प्राप्त होगा उससे संबंधित जो भी हमें डेटा प्राप्त हुआ है, जब हम उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, यानी हम उसको एक सेट प्रोसीजर के तहत जब हम उसको एनालाइज करेंगे, तो वो हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमने उस चीज़ को सीखा है, हमारे पास उस चीज़ की ट्रेनिंग है और हम उन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से हमारे परीक्षण से यानी एक्सपेरिमेंट से जो हमें डेटा प्राप्त हुआ उसका हम अपनी एनालिटिकल इंटेलिजेंस की जो हमारी एबिलिटी है उसके आधार पर हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद इसी एग्जाम्पल में जब हम बात करेंगे कि जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस यानी क्रिएटिव इंटेलिजेंस वहाँ पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार से जो एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने का हमारे पास चैलेंज है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई चीज़ है और एक्सपेरिमेंट हमारे लिए अभी तक हमारे पास कोई हमारे पास कोई पहले से किसी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है और ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। तो हमें एक अपने से एक नया टेस्ट डिज़ाइन करना है, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। तो जब हम इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो वो हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को दर्शाता है, जहाँ पर कि हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं और वो पहले से किसी और ने नहीं की है, यानी वो एक नई तरह की हमारे पास चैलेंज है और उसको हम अपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की एबिलिटी से उसको हम पूरा करते हैं। इसके बाद जो इन दोनों एग्जाम्पल्स की हमने यहाँ पर बात की, जिसमें एक में व्यक्ति ने पहले से जो सीखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ करना है और उसके आधार पर उसने अपने डेटा को एनालाइज किया। दूसरी परिस्थिति जिसमें हमने देखा कि व्यक्ति किस प्रकार से क्रिएटिव है, उसने एक नया एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जो कि पहले किसी और ने नहीं किया था। तो इस प्रकार से उसने क्रिएटिव इंटेलिजेंस वहाँ पर शो किया। लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, उसको ओवरऑल रन करने के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है। तो फंडिंग के लिए हम उस फंडिंग को कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। यानी अब हम अलग अलग एजेंसीज़ को या डोनर्स को अप्रोच करेंगे और वहाँ पर जाके हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि आप हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट कीजिए। तो इस प्रकार का जो एक उदाहरण है ये हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने उसको स्ट्रीट स्मार्टनेस की भी संज्ञा दी और इससे ही जुड़ा हुआ एक और उन्होंने इसको संज्ञा दी और उसको टैकिट नॉलेज भी कहते हैं। और टैकिट नॉलेज में स्टर्नबर्ग ये कहते हैं कि इस प्रकार की जो हमारे अंदर जो काबिलियत है या एबिलिटी है और इसको समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है और वो इस प्रकार है कि एक बार एक शहर में एक अमेरिकी शहर था, वहाँ पर जो वहाँ की म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन थी उसकी ये ड्यूटी थी रोज़ कि वो वहाँ के जो नागरिक हैं उनके सामने घर के जो कचरा का डब्बा रहता है यानी जो कंटेनर है उसको वो वहाँ से उठाते हैं और उसको गाड़ी में खाली करते हैं, यानी उसको जो वहाँ से कैरियर आया है उसमें उसको खाली करते हैं और उस डब्बे को वापस ले जा कर के वो वहाँ पर रख देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखा गया कि जो कार्य है वो उन्हें 2 बार करना पड़ रहा है, यानी कि एक बार वो पहले डब्बा वहाँ से उठाते हैं और फिर उस डब्बे को वो गाड़ी में खाली करते हैं, कचरे के डब्बे को, और फिर वापस ले जा करके उसको रखते हैं और फिर वो वापस गाड़ी में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्हें 2 राउंड लगाने पड़ रहे हैं और ये प्रैक्टिस
सालों साल चलती रही और अचानक से एक बार एक नए एम्प्लॉय का ध्यान इस बात पर गया कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है और जो हम ये डबल मेहनत कर रहे हैं इसके बजाय हम एक शॉर्टकट का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। और वो हम इस तरीके से करेंगे कि हम एक खाली डब्बा पहले से अपने साथ लाएंगे और उस खाली डब्बे को हम पहले घर पे रख देंगे या पहला डब्बा जहाँ हम उठाएंगे वहाँ उसको रख देंगे और उसके बाद हम उस डब्बे को, जो भरा हुआ डब्बा है कचरे का, उसको अपने साथ लेकर आएंगे और उसको खाली करेंगे गाड़ी में और उसको वहीं रख लेंगे और इस प्रक्रिया को हम फॉलो करते रहेंगे और अंत में हमारे पास एक खाली डब्बा फिर बच जाएगा। इस उदाहरण की मदद से हमने ये देखा कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए और जिसको हमने यहाँ पर टैकिट नॉलेज की संज्ञा दी, उसका इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से उसने एक परिस्थिति में एक अपने लिए एक बेहतर एक विकल्प चुना और एक वहाँ पर उसने ओवरऑल एक स्मार्टनेस वहाँ पर उसने शो की, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको हम कहते हैं, और इससे उसने अपने ओवरऑल जो उसके लिए एक फ़ायदेमंद जो उसके लिए एक्टिविटी है वहाँ पर उसने उसको उस तरह का रिस्पॉन्स किया। तो ये जो स्टर्नबर्ग द्वारा जो ये सिद्धांत जो ये बताया गया है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का, वो अपने आप में एक नया एस्पेक्ट है और हम ये कह सकते हैं कि बाद के समय में इस पे बहुत शोध हुए और ये भी देखा गया कि जो हमारी ओवरऑल जो एकेडमिक अचीवमेंट या जो हमारे जो एकेडमिक टेस्ट और एजुकेशनल अचीवमेंट्स से जो हमारी सक्सेस को जो प्रेडिक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी हमारी उसी तरह की जो सक्सेस है या जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको प्रेडिक्ट करने में उतना ही सक्षम है। और साथ ही साथ बाद के समय में इस प्रपोजल के बेसिस पे, यानी इस सिद्धांत के आधार पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से संबंधित जो टेस्ट हैं उनको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन होते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की इंटेलिजेंस को शामिल किया गया और उससे ये देखा गया कि उन इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन हो रहे हैं वहाँ पर जो वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन आ रही है, जो अलग अलग यानी कि आइडियाज़ के साथ और अलग अलग तरह की एबिलिटी के साथ और स्पेशली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के साथ वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस तरीके से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो काफ़ी एनरिच्ड है। तो हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इन सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे लिए इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं, चाहे वो जनरल एबिलिटी के फॉर्म में हो या मल्टीपल इंटेलिजेंस के फॉर्म में हो या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के फॉर्म में हो। तो इस प्रकार से इंटेलिजेंस को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इंटेलिजेंस वास्तव में एक बहुत ही हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है और इसको किसी एक, अगर हम चाहें कि अभी हमारे पास कोई एक सिद्धांत हो जिससे हम पूर्ण रूप से इंटेलिजेंस को समझ सकें, तो ये बहुत हद तक अभी संभव नहीं हो पाया है। परंतु यदि हम अलग अलग सिद्धांतों को उनका अगर हम अध्ययन करें और उनसे हम एक ब्रॉडर पिक्चर बनाने का प्रयास करें तो हमें काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस के बारे में एक बेहतर आइडिया लग पाता है कि इंटेलिजेंस हमारे लिए या जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और किस तरीके से ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है और हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है और हमारी जो ओवरऑल जो नॉलेज गेन करने की या जो हमारी सिचुएशन से अडेप्ट करने की या जो हमारी ओवरऑल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, तो उन सब से ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है और उनको किस तरीके से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार की एक बेहतर समझ हमें मिलती है इन सिद्धांतों की मदद से। तो आज की अपनी हम चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं और अपने आखिरी सत्र में जो हम अगली बार सत्र 20 में जो हम बात करेंगे उसमें हम इंटेलिजेंस को मेजर करने की जो शुरुआती जो अटेम्प्ट्स हुए और आज के समय में जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टेस्ट जो मौजूद हैं और उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं इंटेलिजेंस को, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस सत्र के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ मदद ज़रूर मिली होगी और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।